हेलो दोस्तों, स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है लेक्चर नंबर 3 और सेल यानी कोशिका की जो पार्ट 2 बचा हुआ है। और आज की क्लास 3 अगस्त 2023। यह क्लास रिवीजन क्लास है। कुमार गौरव सर द्वारा ब्रह्मास्त्र बैच में जीके जीएस जो पढ़ाया गया है उसी का हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम से। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। क्षतिग्रस्त कोशिका से यदि हमारे शरीर की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मृत हो जाती है, इसे कोशिका है क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यह लाइसोसोम है, तो यह लाइसोसोम क्या करेगा? इसके ऊपर जाकर लेयर बनाएगा और लेयर बनाकर यह इसका पाचन कर लेगा। पाचन तो करेगा, पाचन के दौरान यह खुद भी समाप्त हो जाएगा। उसको पाचन भी कर लेगा और यह खुद को समाप्त भी कर लेगा। खुद को समाप्त कर लेने के कारण इसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। इसी खुद को समाप्त कर लिया है अर्थात डूब गया है, इसको हम कह सकते हैं ले डूबा। ले डूबा से हम याद रखेंगे, ये हमारा ट्रिक बन गया। ले डूबा, ल से लाइसोसोम, डूबा से डूबे। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डूबे ने की। हमने देखा क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन यह करता है लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। सफाई कर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मृत कोशिका को पाचन करके समाप्त कर देता है, इसलिए कोशिका की सफाई कर्मी कहते हैं। इसे एटम बम भी कहते हैं क्योंकि मृत कोशिका को समाप्त करते समय यह खुद भी समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे एटम बम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी खोज की थी पोर्टर ने। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका, जिसे हिंदी में कहते हैं परिवहन अंग। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने कल भी देखा था। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये हमारा ईआर है। ईआर, इसी में हम ये जो बना दिए, ये मतलब खुदरा कर दिए, तो हो गया रफ ईआर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम होने के कारण यह प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट स्मूथ ईआर या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमारा ईआर स्मूथ होता है, कोई इसमें जालीनुमा नहीं होता है। इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए वसा का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसे हम पायलट कण भी कहते हैं। पायलट कण क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम पायलट है, इन्होंने ही राइबोसोम के खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर ही पायलट कण कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम झिल्ली रहित होती है, इनमें झिल्ली नहीं होती है। स्टूडेंट, कल हमने बताया था कि झिल्ली रहित कुछ कोशिकाओं को, जिसे हमने महक से याद करवाया था, जिनमें झिल्ली होती है। म से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और क से केंद्रक, इनमें झिल्ली होती है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम आपको भी बताए हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री के कारण ही इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी कॉय। गोल्जी क्या होता है? गोल्जी कॉय को पादप में डिक्टोसियम भी कहते हैं। पादप यानी पौधों में क्या कहते हैं? डिक्टोसियम भी कहते हैं।
और गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। एक मिनट से, गोल्जी कॉय यहाँ से हमारा छूट गया है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं अभी। गोल्जी कॉय को हम श्रवण अंग होता है, गोल्जी कॉय श्रवण अंग भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं तारक काय की खोज किसने की थी? तो बोबेरी ने की। तारक काय में केवल जंतु पाए जाते हैं, पादप में नहीं पाए जाते। तारक काय केवल जंतु में पाए जाते हैं, पादप यानी पौधों में नहीं पाए जाते। तारक काय का कार्य क्या होता है? तो कोशिका का विभाजन ही तारक काय का वर्क है। तारक काय की आकृति कैसी होती है? तो तारक काय की आकृति बेलनाकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं लवक यानी प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड यानी लवक होते हैं केवल पादपों में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक एंड हरित लवक। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जिस शब्द के आगे ल्यूको लग जाए उसका अर्थ होता है सफ़ेद। जैसे हमने बताया था ल्यूकोसाइट जो WBC में पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिका। इसी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट, इसमें हमारा ल्यूको से शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद से। तो अवर्णी लवक में खाद्य संचय जो होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। एग्जाम्पल में अनाज, गेहूँ। आप गेहूँ के दाने को ले लीजिए, जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर सफ़ेद रंग दिखेगा आपको। जो अवर्णी लवक होता है उसमें पादपों में जो खाद्य संचय होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मांड यानी स्टार्च के द्वारा होता है। और जंतुओं में खाद्य संचय किसमें होता है? तो जंतुओं में खाद्य संचय ग्लाइकोजन से होता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। तो टमाटर का लाल होना किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। इसको हम याद रख सकते हैं। टमाटर आजकल महंगा हो गया है तो कहेंगे टमाटर लाइका मतलब टमाटर मार्केट से लाइका, तो टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण। इसको याद रख सकते हैं, गाजर का इंग्लिश नाम कैरोट, तो गाजर बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है पीलिया का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इसको हम याद रख सकते हैं, मूत्र का इंग्लिश नाम है यूरिन, और यूरिन से ही यूरोक्रोम वर्णक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित होता है। अब पर्णहरित में ही एक धातु पाई जाती है जिसे हम मैग्नीशियम धातु कहते हैं। हरित लवक पादपों में यह रसोई घर की तरह कार्य करता है। पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक में संपन्न होती है। तो पौधों में जो भोजन निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम देखते हैं। ये एक हमने पेड़ बनाया हुआ है। पेड़ को हमने दिखाया हुआ है आपको कि पेड़ जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले रहा है और जड़ से H2O पानी से ग्रहण कर रहा है। और यह हरित लवक यानी पर्णहरित की उपस्थिति में यह पर्णहरित इसमें होता ही है और यह सूर्य की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया कर रहा है। रासायनिक क्रिया करके यह भोजन का निर्माण कर रहा है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन O2 छोड़ रहा है जिसे हम ग्रहण करते हैं। और यह सब क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
कहलाती है। नेक्स्ट इसे देखते हैं इसकी रासायनिक क्रिया, जिसको हम कल भी देख चुके थे स्टूडेंट कि 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल तो उपस्थित होता है और सूर्य की उपस्थिति में मिलकर यह ग्लूकोज और O2 ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और यह चूँकि CO2 और H2O सरल अणु है, सरल अणु मिलकर यह एक जटिल अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो सरल अणु से जटिल अणु तक होने वाली रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और कल हमने बताया था स्टूडेंट कि जटिल अणु यानी ग्लूकोज से CO2 और H2O जो सरल अणु बनता है, जटिल अणु से सरल अणु बनता है, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? तो कैटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है कैसे हो रहा है? तो हो रहा है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एक नोट है कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। ये हमने कल भी देखा था, आप देख लीजिए। ग्लूकोज है, O2 से क्रिया कराएंगे तो हमारा कैटाबॉलिक क्रिया करके CO2 और H2O प्लस एनर्जी देगा, और इसी का रिवर्स कर देंगे तो एनाबॉलिक क्रिया करके यह ग्लूकोज दे देगा। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है CO2, B O2 और C N2 और D कन्फ्यूज। क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हैं तो हम आपको बता दें स्टूडेंट कि पौधे हो या जंतु, वह श्वसन के दौरान O2 को लेते हैं और CO2 उत्सर्जन करते हैं। पौधे और जंतु श्वसन के दौरान O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 का उत्सर्जन करते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग CO2 लगाएंगे, लेकिन CO2 जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है, कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में CO2 पौधे और या जंतु ग्रहण करते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोट, कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है? कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है? तो होता है लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है। दूसरा क्वेश्चन है कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण मिनिमम होता है? तो यह हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण मिनिमम होता है। नेक्स्ट नोट है स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो होते हैं स्वपोषी। एग्जाम्पल में पौधे। विषमपोषी माने वह जीव जंतु जो दूसरों पर निर्भर हो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, वो होते हैं विषमपोषी। एग्जाम्पल में ही आप मनुष्य को ही ले लीजिए, वह पेड़ पौधों साग सब्जियों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टूडेंट, हम न्यूक्लियस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो हम केंद्रक स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, कल हमने बताया था न्यूक्लियस के बारे में कि ये जो ऊपरी लेयर होती है, एक मिनट, उसे हम सेल वॉल कहते हैं, और जो आंतरिक लेयर होती है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी के अंदर एक केंद्रक केंद्रक होता है, और इस केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कराता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही देख लिया था कि क्रायोटर्मोलॉजी के अनुसार क्रायोटर्मोलॉजी के अनुसार इसका अर्थ होता है, क्रायो का अर्थ होता है केंद्रक, तो क्रायोलॉजी मतलब केंद्रक का अध्ययन को हम कहते हैं क्रायोलॉजी। खोज, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो 1831 में रॉबर्ट क्राउन ने केंद्रक की खोज की। अब इस केंद्रक को हम बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने पर यह आकृति कुछ ऐसी दिखेगी। और यह आकृति कैसी दिख रही है? तो ये दिख रही है धागेनुमा संरचना की, और इस धागेनुमा संरचना को हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं।
इस क्रोमेटिन जाल में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और इस गुणसूत्र में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट कि कौन सा प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है, तो आप बताएंगे हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रक की है जालीनुमा आकृति। ये केंद्रक की जालीनुमा आकृति है, और इस केंद्रक की जालीनुमा आकृति को हम कुछ एक ये ले लिए हैं बाहर और एक दूसरा भुजा ले लिए हैं, और ये दो भुजाएं हैं, और जहाँ दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं उनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जहाँ गुणसूत्र की दोनों भुजाएं मिलती हैं उन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, तो वाल्ट डेयर ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी यानी 46। मनुष्य में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। 23 जोड़ी दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है कायिक और दूसरा होता है एलोसोम। कायिक मतलब ऑटोसोम, इसमें 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा यानी 44। और एलोसोम को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम ही यह निर्धारित करता है कि आपका बच्चा लड़का होगा या लड़की। इसका निर्धारण कौन करता है, कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो एलोसोम करता है। एलोसोम से हम याद रखेंगे एलो आपका बच्चा, डॉक्टर या नर्स जो भी कहता है एलो आपका बच्चा। इससे आप याद रखेंगे कि गुणसूत्र का निर्धारण, हाँ, वह कौन सा गुणसूत्र है जो लड़के या लड़की की पहचान करता है, तो एलोसोम गुणसूत्र। इसमें एक जोड़ी होता है यानी 2 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा गुणसूत्र है जो नर और मादा का निर्धारण करता है, तो है वाई गुणसूत्र के कारण यह नर या मादा का पता चलता है। यदि गुणसूत्र हमारा एक्स और वाई है तो हमारा लड़का होगा यानी नर होगा, और ये दोनों गुणसूत्र एक्स हैं तो मादा यानी फीमेल होगा। नेक्स्ट एक अपवाद है स्टूडेंट, उस अपवाद को देख लेते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस अपवाद को आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में अपवाद ही पूछे जाते हैं कि अंडाणु यानी ओवम और शुक्राणु स्पर्म में केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा एक रसगुल्ला बना हुआ है, गौरव सर जी का फेवरेट रसगुल्ला, और ये हमारी बॉडी है। बॉडी में कोशिका पाई जाती है, ये बॉडी की कोशिका है। कोशिका के मध्य में ये हमारा केंद्रक होता है, और इस केंद्रक को हम बाहर निकालिए, और इस केंद्रक से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। और इस गुणसूत्र से गुणसूत्र का एक भाग डीएनए होता है। तो अब हम देखेंगे डीएनए के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए अधिकांश जीव या प्राणियों में जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए ही पाया जाता है, जबकि रेट्रोवायरस यानी विषाणु में जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। जैसे जो एड्स वायरस होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो होता है आरएनए। तो स्टूडेंट ये रही आज की क्लास आपकी। तो आपको क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।